हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। एक लड़का किसी को घसीटते हुए मंदिर में ले जा रहा होता है और उसे मंडप में बैठाते हुए, ए पंडित जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम जैसे जल्लाद से शादी करने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। वो शख्स गुस्से में कहता है, अच्छा तो तुझे मरना है, तेरी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ, लेकिन तुझे एक बार में नहीं मारूंगा, तुझे तो जिंदगी भर पल पल तड़पाऊंगा। वो शख्स उंगली से इशारा करते हुए उस लड़की को कुछ दिखाता है, उधर देख जरा। वो लड़की उधर देखती है। जहां उस लड़के ने उंगली पॉइंट की थी, वहां उसका भाई गन पॉइंट पर था। वो लड़का उस लड़की का मुंह अपनी तरफ कर दांत पीसते हुए कहता है, अब तू चुपचाप से शादी करती है कि तेरे भाई की खोपड़ी उड़ा दूं। वो लड़की उस शख्स का कॉलर पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, ये आप कैसे कर सकते हैं? आपकी प्रॉब्लम मुझसे थी ना, तो फिर आप मेरे भाई को बीच में क्यों ला रहे हैं? ओ बेबी, तुमने सुना नहीं है क्या? प्यार और जंग में सब जायज होता है। प्यार तो तू मेरा है, नहीं जंगी समझ ले। वो शख्स उस लड़की के माथे में गन रखते हुए कहता है, अब चल जल्दी फेरे स्टार्ट कर, ए पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़। वो पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है। उनके फेरे स्टार्ट हो जाते हैं। उस लड़की के पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो लड़की लड़खड़ाते हुए चलने लगती है। वो आदमी उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और फेरे लेने लगता है। धीरे धीरे उनकी शादी संपन्न हो जाती है। उस लड़की के कानों में पंडित जी की आवाज पड़ती है, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लड़का अपने गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा करता है। उस लड़के का इशारा पाते ही सारे गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। उस लड़की का भाई जल्दी से उस लड़की के पास भाग कर आता है और उसे कसके गले लगाते हुए कहता है, दी तुम रो मत, हम इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारा डाइवोर्स इससे करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लड़का उस लड़की के भाई को देखते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, साला है तू, साला बनकर रह, हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए से क्या मतलब है तेरा? तू मर सकता है, लेकिन डाइवोर्स डाइवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तू क्या, दुनिया का कोई भी इंसान मेरा डाइवोर्स नहीं करा सकता। और हाँ एक बात और, तू पुलिस में जाएगा, जा चला जा बच्चू, तू अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ले। दिल्ली की पुलिस क्या, दुनिया की किसी भी पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रक्षित खुराना के खिलाफ केस फाइल कर सके। फिर भी तुझे कोशिश करनी है तो जाकर ले, वो उस लड़के के गाल को थपथपाते हुए कहता है। दैत्य अग्निहोत्री एक आग है, जो उलझेगा इस आग में जलकर भस्म हो जाएगा। दैत्य अग्निहोत्री उम्र 26 साल, 6 फुट 7 इंच का दिखने वाला ये इंसान किसी फिल्म के हीरो की तरह है। मस्कुलर बॉडी, ग्रीन आइज जो इन आंखों में देखे तो खो ही जाए, लेकिन आंखों में हर वक्त गुस्सा, लेकिन एक खालीपन भी। चले तो दूर से पता चले कोई अलग शख्सियत आ रही है। उसकी एक झलक हो लड़कियों को पागल करने के लिए काफी है। चेहरे में हल्की बियर्ड जो अच्छे से सेट की हुई, बाल हमेशा की तरह जेल से सेट किए हुए, हाथ में ब्रांडेड वॉच और ग्रे कलर के 3 पीस सूट में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। दैत्य वहां से जाते हुए पीछे मुड़कर नीचे रोती हुई लड़की को देखकर कहता है, बेबी अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी। इतना कहकर वो लड़का मंदिर की सीढ़ियों से उतरता हुआ वहां से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। उसकी कार का गेट पहले से ही ड्राइवर ने खोल रखा था। वो बस दैत्य के आने का इंतजार कर रहा था। दैत्य के जाते ही वो लड़की अपने भाई से लिपट कर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो रोते हुए बोलती है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग मेरा यूज करके मुझे छोड़ देते हैं? मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी सिर्फ 2 ही ख्वाहिश थी। पहली, तू अच्छे से सेटल हो जा, और दूसरी, मुझे एक अच्छा पति मिले जो मुझसे बहुत प्यार करे। लड़कियों की क्या क्या ख्वाहिशें होती है, अपनी शादी को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर। लेकिन मेरी ख्वाहिशें, उनका तो गला ही घूट गया। शादी तो हुई मेरी, लेकिन पति के नाम पर एक जल्लाद मिल गया। लोग कहते हैं शादी के बाद सबकी कहानी पूरी होती है, लेकिन मेरी कहानी तो पूरी होकर भी अधूरी है। वो अपने भाई से थोड़ा अलग होकर, समीर बताओ ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? समीर अपनी बहन को संभालता है और उसे खड़ा कर वहां से ले जाने लगता है। समीर देशमुख दिखने में बिल्कुल हैंडसम, उम्र 21 साल, हाइट 6 फुट 4 इंच, 2 महीने पहले अपना कॉलेज खत्म किया और अब एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है। लड़कियां इसके चार्म से अट्रैक्ट हो जाती है।
ये ही इतना चार्मिंग, हॉस्पिटल में भी सारी डॉक्टर्स इसके चार्म से पागल है। ग्रे आइज, सेट किया बाल, जो गुंडों के पकड़ने से बिखर गए, जिम में बनाई मस्कुलर बॉडी, जो आज उसकी बहन को बचाने के काम न आ सकी, वन गर्ल बॉय है। रात का वक्त, वो लोग अपने फ्लैट पहुंच जाते हैं। समीर जल्दी से अपनी पॉकेट से कीज निकलता है और जल्दी से गेट खोल देता है। वो लड़की जल्दी से भागकर अपने रूम में चली जाती है और रूम अंदर से लॉक कर देती है। समीर जल्दी से अपनी बहन के पीछे जाता है और डोर नॉक करते हुए कहता है, दिव्या दी प्लीज गेट खोलो, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। दिव्या अपनी रुआसी आवाज में समीर से कहती है, प्लीज समीर अभी मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी बहन की बात मानकर समीर भी उसे अकेला छोड़ देता है। उसे भी यही ठीक लगता है। दिव्या देशमुख दिखने में जितनी स्वीट, गुस्सा उतना ही खराब। वो अपने सामने कुछ भी बुरा नहीं होता देख सकती। उम्र 21 साल। दिव्या और समीर ट्विंस है। दिव्या समीर से 1 मिनट बड़ी है। हाइट 5 फुट 7 इंच, दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं। अपने मम्मी पापा के जाने बाद अपने भाई की जिम्मेदारी दिव्या के कंधों में आ गई थी। या यूं कहें, दिव्या और उसका भाई दोनों अनाथ थे। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। बचपन में ही दिव्या की मां चल बसी और अपने बच्चों के लिए उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी सौतेली मां ने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। दिव्या के हल्के घुंघरेले बाल, बिल्कुल अपनी भाई की तरह ग्रे आइज, रोने की वजह से जो सूज गई थी। दिव्या सीधा वॉशरूम में चली जाती है और शावर ऑन कर देती है। जो आंसू उसने रोक रखे थे वो अब बहने लगते हैं। दिव्या सीधा बाथरूम में चली जाती है और शावर ऑन कर देती है। जो आंसू उसने रोक रखे थे वो अब बहने लगते हैं। दिव्या दीवार से टेक लगा कर बैठ जाती है और रोने लगती है। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब याद करते ही दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबह सुबह दिव्या अपने घर से अपनी स्कूटी में बैठकर ऑफिस जाने के लिए निकलती है। वो थोड़ी दूर पहुंचती है। रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं जो एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे और एक लड़का कार के बोनट में बैठकर आराम से उस नज़ारे का मजा ले रहा था। जैसे उसे ये मंजर बहुत सुकून दे रहा था। वो अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट के लंबे लंबे काश ले रहा था। दिव्या जल्दी से अपनी स्कूटी से उतरकर सीधा उस लड़के की तरफ बढ़ जाती है और उस लड़के का कॉलर पकड़ के सीधा कार के बोनट से नीचे उतार देती है और कसके उसके गाल में एक तमाचा लगा देती है, जिससे उस आदमी का चेहरा एक साइड झुक जाता है। दिव्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी जिसे चांटा मारा है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। दिव्या गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और उसके ऊपर चिल्लर कर कहती है, कैसे इंसान हो तुम? वो लोग उसे मार रहे हैं और तुम आराम से बैठकर मजे ले रहे हो। तुम्हारे अंदर जरा सी भी दया नहीं है। उस लड़के को बचाने के बजाय तुम आराम से यहाँ बैठकर सिगरेट का धुआं फूंक रहे हो। अरे तुम्हें पता भी है सिगरेट का धुआं कितना जानलेवा होता है, फिर भी तुम पिए पड़े हो। अरे कम से कम अपनी नहीं तो अपनी फैमिली की सोचो। दिव्या आगे कुछ बोलती, इतने में वो लड़का गुस्से में चिल्लाए हुए बोलता है, चुप एकदम, जब से आए हैं बक 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 करे जा रही है। लेक्चरर है क्या जो इतना लेक्चर दे रही है? दिव्या उस लड़के की इतनी डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है। वो लड़का दिव्या की दोनों बाजू कस के पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई दैत्य अग्निहोत्री के ऊपर हाथ उठाने की? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई दैत्य के सामने खड़े होने की, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर हाथ उठा। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है। फिर तिरछी स्माइल अपने फेस में लाते हुए कहता है, अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर वो दिव्या को घसीटते हुए अपनी कार में बैठाता है और खुद बैठकर अपने ड्राइवर से चलने का इशारा करता है। ड्राइवर जल्दी से कार स्पीड में वहां से बढ़ा देते हैं। दिव्या खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को नहीं छुड़ा पाती। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था, क्योंकि दैत्य ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ था। दिव्या दैत्य को देखते हुए अपनी रोनी आवाज में कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दैत्य दिव्या के हाथ में अपनी पकड़ लूज करते हुए, स्वीट कैंडी अभी मैंने कुछ करा ही कहाँ है, तुम्हें तो अभी से दर्द होने लगा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। वो दिव्या के चेहरे में देखते हुए ये सब कहता है। फिर दिव्या का मुंह कस के दबाते हुए गुस्से में बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे लोगों के काम में अपनी टांग अड़ाने का, अपनी हिम्मत दिखाने का। आज तू देख मैं तेरी हिम्मत कैसे तोड़ता हूँ। आज के बाद तू कभी भी अपना ये हाथ नहीं उठा पाएगी। दिव्या को लगता है दैत्य उसका हाथ तोड़ देगा। वो रोते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मेरा हाथ मत तोड़िएगा, मैं आपके क्या किसी के भी मामले में नहीं बोलूंगी, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। वो उसके सामने रोती गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन दैत्य उसका कोई भी जवाब नहीं देता। गाड़ी एकदम से रुक जाती है। दैत्य दिव्या को बाहर निकालता है और उसे घसीटकर वहां से ले जाते हुए एक रूम के बाहर खड़ा कर देता है।
उस रूम का गेट खोल उसे उस रूम के अंदर धक्का दे देता है। वो एक साड़ी दिव्या के मुंह में फेंकते हुए, इसे जल्दी से पहन कर बाहर आओ, 5 मिनट है सिर्फ तेरे पास, जल्दी पहन, नहीं तो तू मेरा वो रूप देखेगी जिस रूप से आज तक पूरी ये दुनिया अनजान है, समझी? और हाँ, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से कहीं भी बचकर बाहर नहीं निकल सकती है। दैत्य कस के उस रूम का गेट बंद कर देता है। इतनी तेज आवाज से दिव्या बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागने के लिए इधर उधर जगह खोजती है, लेकिन वहां पर कोई रोशनी आने की जगह नहीं थी। वहां पर सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जो उस कमरे के रोशन कर रहा था। वहां पर ना कोई खिड़की थी ना ही कोई रोशनदान था जहां से कोई रोशनी आ सके। दिव्या हार मानकर वो साड़ी पहन लेती है। 5 मिनट बाद उस रूम का गेट एक तेज आवाज के साथ खुलता है और दिव्या को वहां से घसीटते हुए ले जाता है। दिव्या ये सब याद करते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे, जो पानी में धुलकर न जाने कहां चले जा रहे था। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक आदमी किसी आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। वो गुस्से में उसके हाथ को अपने जूते से मसलते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के आबरू के साथ खेलने का, बहुत शौक है ना तुझे अपनी मर्दानगी दिखाने का, लड़कियों को अपने बेड पर ले जाने का। आज तू देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। लड़कियों को तू अपने बाप की जागीर समझता है ना, लड़कियों को एक खिलौना समझ कर रखा है ना। आज तू देख मैं तेरे यही शौक कैसे पूरा करता हूँ। वो उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। उस लड़के के आंखों के पास से, मुंह से, माथे से, नाक से, सब कहीं से खून निकल रहा था। इतने में उसे लड़के के फोन में किसी का कॉल आता है। वो लड़का जल्दी से कॉल पर बोलता है, क्या हुआ शेरा, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? दूसरी तरफ से शेर बोलता है, बॉस मैम को बाथरूम के अंदर गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई हैं, और बाथरूम अंदर से पानी की आवाज आ रही है। वो लड़का अपनी रूड वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया। शेरा जल्दी से कहता है, यस बॉस, काम हो गया। वो लड़का करता है, ठीक है, तुम वहां से चले जाओ। इतना कह वो लड़का फोन कट कर देता है। शेर अपने बॉस का ऑर्डर मानकर वहां से चला जाता है। वो लड़के गुस्से में उस लड़के का जबड़ा कस के पकड़कर बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अग्निहोत्री की बीवी को अपनी गंदी नजरों से देखे, तेरी यह नजर ही नहीं रह जाएंगी तो तू देखेगा कैसे? फिर किसी साइको की तरह हंसते हुए, नाउ द गेम एंड। दैत्य अपनी गन से सीधे उस लड़के के माथे में शूट कर देता है। वह इंसान वही का वही ढेर हो जाता है। उस रूम में एक तेज आवाज गूंज पड़ती है, गार्ड्स। इतने में 4-5 हटे कट्टे गार्ड्स उस रूम में अंदर आते हैं। दैत्य गुस्से में वहां से जाते हुए, तुम लोगों को पता है ना इसका क्या करना है? वो गार्ड्स जल्दी से बोलते हैं, यस बॉस। दिव्या के रूम में कोई चुप्पे से बालकनी से चढ़ कर आता है, सीधा अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है। वो जैसे ही बाथरूम का गेट खोलता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दिव्या शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी। वो इंसान जल्दी से दिव्या के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। दिव्या का शरीर बुरी तरह से तप रहा था। वो जल्दी से दिव्या को बेड में लिटाता है और उसके कपड़े चेंज करने लगता है। उसने दिव्या की बॉडी को एक बार भी नहीं देखा था। उसने उस रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। दिव्या के कपड़े चेंज करने में उसके हाथ बार बार दिव्या की बॉडी से टच हो रहे थे, जो उसके अंदर हलचल पैदा कर रहे थे। वो जल्दी से दिव्या के कपड़े चेंज करता है और उसे आराम से बेड में लिटा देता है। दिव्या का शरीर बहुत ज्यादा तप रहा था। वो लड़का अपनी शर्ट उतार कर दिव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। वो दिव्या को अपने सीने से चिपकाए हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता तुम सुबह कैसे रिएक्ट करोगी, पर मेरा ये करना बहुत जरूरी है। वो उसकी बॉडी में अपने हाथ चलाने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से बॉडी हीट दे रहा था। इस वक्त दैत्य के चेहरे में एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जिसे सिर्फ दैत्य ही समझ सकता था। एक लड़की अपने रूम में सारे सामान को इधर से उधर फेंक रही थी। उसने अपने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने कभी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, देखना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। वो गुस्से में एक वास उठाकर शीशे में मार देती है। शीशा वहीं चकनाचूर हो जाता है। अगली सुबह दिव्या की आंख खुलती है। उसे अपने सामने बहुत ही अट्रैक्टिव चेहरा दिखाई देता है। बिखरे बाल चेहरे में सुकून लिए वो शख्स आराम से सो रहा था। उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, एक पल के लिए वो उसके अट्रैक्टिव चेहरे में खो जाती है। अगले ही पल वो शख्स जमीन में पड़ा होता है।
वो अपनी कमर सहलाते हुए खड़ा होता है। पागल हो क्या तुम, ये क्या हरकत थी? वो गुस्से में बोलता है। दिव्या ने उसे खींच के एक लात मारी थी, जिससे वो सीधा नीचे जमीन में गिर जाता है। दिव्या खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर गुस्से में उस इंसान से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लैट में आकर, मेरे रूम में आकर, मेरे साथ मेरे बेड में सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हो कौन तुम? वो लड़का अपनी कमर सहलाते हुए गुस्से में बोलता है, पति हूँ तुम्हारा। दिव्या खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए, कौन सा पति? कहेगा पति, कब का पति? ये पति कब पैदा हो गया मेरा? अब दैत्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। ये लड़की कहना क्या चाहती है? एक रात में कौन अपनी शादी भूल सकता है? दैत्य दिव्या के बाजुओं को कस के पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहता है, कल हमारी शादी हुई थी, तुम इतनी जल्दी भूल गई, स्वीट कैंडी। फिर वो उसका ब्लैंकेट थोड़ा नीचे कर अपने हाथ से उसका मंगलसूत्र पकड़कर उसे दिखाता है। उस मंगलसूत्र को देखकर दिव्या को कल की सारी बात याद आने लगती है। कैसे उसकी शादी दैत्य के साथ हुई थी, ये सब याद आते ही दिव्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसकी नजर दैत्य के बॉडी पर जाती है, जिसमें उसकी शर्ट नहीं थी, वो हाफ नेक था। वो रोते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं। आपने कल रात मेरे साथ, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप मेरे नींद में होने का फायदा कैसे उठा सकते हैं? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? दिव्या की आंखों से नदियां बहने लगती है। दैत्य उसे किसी बेवकूफ की तरह देख रहा था। ये लड़की कहना क्या चाहती है? मैं इसका नींद में फायदा उठा रहा था। वो अपनी एक भान उठाकर कहता है, सीरियसली, लड़कियां मेरे बिस्तर में आने के लिए मरती है, और मैं इसके साथ? ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। दिव्या बहुत ज्यादा रोने लगती है। दैत्य उसके पास जाकर उसे शांत कराते हुए, हे शांत हो जाओ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दैत्य दिव्या का चेहरा ऊपर कर उसके आंसू पूछते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, अगर हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम्हारी जो ये कैंची जैसी जबान चल रही है ना, ये बिल्कुल नहीं चलती। इनफैक्ट तुम बेड से जरा सा भी हिल नहीं पाती। एक लड़की होकर तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? दिव्या दैत्य के चेहरे में देखते हुए कहती है, ऐसा होता है? दैत्य उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें सच में ये बात नहीं पता थी, या फिर तुम अनजान बनने का नाटक कर रही हो? दिव्या जल्दी से तपाक से बोलती है, नहीं, मुझे सच में नहीं पता था। दैत्य उसकी बात सुनकर खुद से कहता है, मेरी बीवी तो बड़े शरीर में बच्ची निकली, मैंने एक बच्ची से शादी कर ली। ओ गॉड, अब क्या होगा मेरा? दैत्य दिव्या की चिन पकड़कर उसका सर ऊपर करता है और अपने होठ दिव्या के होठों में रख देता है। 2 मिनट बाद दैत्य उसे छोड़ देता है। दैत्य के छोड़ते ही दिव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। दैत्य उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, तुम्हारी इतनी सी किस से हालत खराब हो गई? तुमने कभी पहले किस नहीं की क्या? दिव्या अपनी आंखें नीचे किए कहती है, नहीं, हमारी मैडम कहती थी, ये सब गंदी हरकत होती है, और ऐसा करने वाले लड़के गंदे होते हैं। दिव्या की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर दैत्य के फेस में अपने आप ही स्माइल आ जाती है। वो दिव्या से दूर हट अपनी शर्ट पहनते हुए, अब मैं चलता हूँ, स्वीट कैंडी, अभी मुझे बहुत काम है, जल्द मुलाकात होगी हमारी। दैत्य बालकनी से कूदकर वहां से चला जाता है। दैत्य के जाते ही दिव्या खुद को ब्लैंकेट से आजाद कर खुद को देखती है। उसने अपने नाइट सूट का लोअर पहना था, बस उसकी शर्ट नहीं थी उसकी बॉडी में। वो खुद में बुड़बुड़ाते हुए कहती है, क्या वो सच कह रहे थे? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिव्या की नजर घड़ी में पड़ती है। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागते हुए खुद में बड़बड़ाती है, अगर मैं आज लेट हो गई तो बॉस कहीं मुझे जॉब से न निकल दे। वैसे भी कल इन सियापों के चक्कर में नहीं जा पाई थी। दिव्या जल्दी से नहाकर बाहर निकलती है। आज वो बहुत जल्दी तैयार हो रही थी। वो जल्दी से रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है और डाइनिंग टेबल में बैठे समीर को बैक हक कर कहती है, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, एंड थैंक यू इस सैंडविच के लिए। तू जल्दी से नाश्ता करके हॉस्पिटल के लिए निकल जा, नहीं तो लेट हो जाएगा, और हाँ, घर अच्छे से लॉक कर देना। वो समीर को सारे इंस्ट्रक्शंस दे देती है और बिना उसकी बात सुने वहां से निकल जाती है। समीर खुद से ही, दी तो अपने रोज की तरह जा रही है, लगता दी कल की बात भूल गई है। अच्छा है, दी भूल गई, याद रहेगा तो वो खुद को तकलीफ देंगी। दिव्या अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, उसकी टायर की हवा निकल गई थी। दिव्या स्कूटी के टायर में लात मारते हुए, अबे यार, इसे भी अभी ही खराब होना था। चल दिव्या जल्दी निकल यहाँ से, अगर आज लेट हो गई तो पता नहीं बॉस क्या करेंगे, कहीं वो मुझे जॉब से न निकल दे। नहीं नहीं, वो अपने सारे ख्याल को झटक वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर निकलती है, एक तेज कार आकर उसके सामने रुक जाती है।
दिव्या गुस्से में उस कार वाले के ऊपर चिल्लाने लगती है, अबे वो अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, अभी मैं इस कार के नीचे आ जाती तो सीधा मेरा ऊपर का टिकट कट जाता। उस कार से ड्राइवर बाहर निकलकर जल्दी से अपना सर नीचे झुकाए कहता है, सारी मैम अब चलिए। दिव्या को कुछ समझ में नहीं आता। वो उस ड्राइवर से पूछती है, कहाँ चलिए, कहीं आप मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे हो। वो उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ भी ऐसा इरादा है तो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबको चीख कर बता दूंगी आप मुझे किडनैप कर रहे हो। वो ड्राइवर जल्दी से बोलता है, नहीं मैम, दैत्य सर ने मुझे भेजा है आपको पिक करने के लिए, अब से आप कहीं भी जाएंगी तो मैं ही आपको लेकर जाऊंगा। वो ड्राइवर कार का गेट खोलकर दिव्या को उसमें बैठने का इशारा करता है। दिव्या एक नज़र उस कार को देखती है, फिर उस कार में बैठ जाती है। उस कार को देखकर ही पता चल रहा था वो कोई आम कार नहीं है, उसमें बड़े बड़े अक्षरों से एडी लिखा था। थोड़ी देर बाद एक कार एक बिल्डिंग से थोड़ी दूर में आकर रुकती है। दिव्या जल्दी से उतरकर उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। दिव्या ने पहले ही ड्राइवर से बोल दिया था कार थोड़ी दूर पहले रोकने को। दिव्या जल्दी से जाकर अपनी चेयर में बैठ जाती है। एक लड़की बड़े ही स्टाइल में वहां चलकर आती है और लगभग एक फाइल को दिव्या की टेबल में पटकते हुए कहती है, तुम्हें आज शाम को दैत्य अग्निहोत्री के साथ एक इंटरव्यू करना है, और हाँ अगर तुम ये इंटरव्यू नहीं कर पाए तो स्टोर रूम में बहुत सारे डिब्बे रखे हैं, उसमें अपना सामान पैक कर यहाँ से निकल जाना। तभी एक लड़की फाटक से बोलती है, मिस सूजी, दैत्य अग्निहोत्री जल्दी अपना इंटरव्यू किसी को नहीं देते, वो कैसे करेगी, वो भी आज शाम तक। मिस सूजी उस लड़की को देखते हुए कहती है, श्रेया मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है। इतना कहकर मिस सूजी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही श्रेया दिव्या से कहती है, ये तुझसे जलती है ना इसलिए तुझे इतने टफ काम देती है। फिर वो हल्की टेंशन में कहती है, यार ये तू कैसे करेगी, वो दैत्य अग्निहोत्री है, जिसके नाम में ही आग है, वो किसी आग से कम थोड़ी ही ना होगा, और मैंने तो ये भी सुना है उसके तार अंडरवर्ल्ड तक में फैले हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन है। ये सुनते ही दिव्या के पूरे बदन में कर्ट दौड़ने लगता है, वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। श्रेया दिव्या से कहती है, ये तुझसे जलती है ना इसलिए तुझे इतने टफ काम देती है। फिर वो हल्की टेंशन में कहती है, यार ये तू कैसे करेगी, वो दैत्य अग्निहोत्री है, जिसके नाम में ही आग है, वो किसी आग से कम थोड़ी ही ना होगा, और मैंने तो ये भी सुना है उसके तार अंडरवर्ल्ड तक में फैले हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन है। ये सुनते ही दिव्या के पूरे बदन में कर्ट दौड़ने लगता है, वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। श्रेया आगे कहती है, मैंने तो ये भी सुना है वो किसी को ऊपर पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। दिव्या को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, उसे अपनी जॉब भी बचानी थी, अब वो क्या करे, वो यही सोच रही थी। श्रेया खुश होते हुए कहती है, ये हो गया, मिल गया मुझे। दिव्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। श्रेया समझ जाती है वो क्या पूछना चाहती है। श्रेया उसे एक नंबर दिखाते हुए, ये देख मिस्टर दैत्य के पर्सनल असिस्टेंट का नंबर, उससे बात करके देख शायद वो अपने बॉस को इंटरव्यू के लिए मना ले। दिव्या जल्दी से उस नंबर को डायल करती है। पहली बार रिंग जाने पर कोई भी कॉल नहीं उठाता है। दिव्या 3-4 बार ट्राई करती है तो कॉल उठा लिया जाता है। दिव्या उस शख्स से कहती है, हेलो सर, मैं वीएन न्यूज चैनल से दिव्या बोल रही हूँ। वो शख्स कहता है, हम न्यूज चैनल से, आपको दैत्य सर का इंटरव्यू चाहिए राइट, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सर किसी के साथ इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप न्यूज चैनल से हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, दैत्य सर किसी भी न्यूज चैनल के साथ अपना इंटरव्यू नहीं देते हैं। सॉरी मिस, बट मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। दिव्या उसे रिक्वेस्ट करते हुए, सर प्लीज प्लीज प्लीज, सर से एक बार इंटरव्यू के लिए पूछिए तो आई होप सर मान जाएंगे, मेरी जॉब का सवाल है सर प्लीज। दिव्या की इतनी रिक्वेस्ट करने पर वो शख्स मान जाता है। वो कहता है, ओके मिस, मैं सर से पूछकर आपको बताता हूँ। वो जल्दी से जाकर दैत्य के केबिन के बाहर नॉक करता है। अंदर से कम इन की आवाज आती है। इस वक्त दैत्य की आवाज बहुत ज्यादा डेंजरस थी। दैत्य की इतनी डरावनी आवाज सुनकर दिव्या अंदर तक हिल जाती है। वो शख्स अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। दैत्य गुस्से से कहता है, करण अब अपने मुंह से आवाज निकलोगे या फिर तुम्हारे गले से जबान निकाल कर उससे पूछना पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा दिन तुम्हारी बात सुनने का वेट करूं। फिर गुस्से में उसे देखते हुए, अब बोलो जल्दी। करण जल्दी से, सर वीएन न्यूज चैनल से एक रिपोर्टर का कॉल आया है, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। वो एक ही सांस में सारी बात बोल गया था। दैत्य एक फाइल में अपनी नजरें गड़ाए हुए कहता है,
तुम अच्छे से जानते हो मैं किसी भी न्यूज चैनल को इंटरव्यू नहीं देता, फिर क्यों आए हो मेरे पास? इस वक्त दैत्य की आवाज बहुत ज्यादा ठंडी थी, जिससे वहां का माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया था। करण डरते हुए कहता है, सर वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, बोल रही थी, उसकी जॉब का सवाल है, वो डरते डरते कहता है। दैत्य एक नजर करण को देख अपनी फाइल में दोबारा देखते हुए कहता है, क्या नाम है उसका? पहले तो करण दैत्य को शॉक होकर देखता है। वो अपने मन में खुद से कहता है, ये मेरे बॉस है, जो इंटरव्यू के नाम से ही डेविल बन जाते थे, और अब खुद उस लड़की का नाम पूछ रहे हैं। दैत्य गुस्से में करण को देखते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? करण जल्दी से कहता है, दिव्या नाम है उसका। दिव्या का नाम सुनते ही दैत्य के फेस में स्माइल आ जाती है। वो अपने में कहता है, ओ तो ये इंटरव्यू मेरी स्वीट कैंडी ले रही है, फिर तो इंटरव्यू देना बनता है। अगर कोई इस वक्त उसे मुस्कुराता हुआ देख लेता, तो खुशी के मारे या तो ऊपर पहुंच जाता या फिर सदमे में चला जाता। दैत्य को आज तक किसी ने भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। दैत्य जल्दी ही अपनी स्माइल गायब कर लेता है। फिर रूड वॉइस में करण से पूछता है, अच्छा तो इंटरव्यू कब है? करण जल्दी से दिव्या से कॉल में पूछता है, इंटरव्यू कब है? दिव्या जो कि तब से सारी बात सुन रही थी, वो जल्दी से कहती है, सर आज शाम को है। पहले तो वो शॉक हो जाता है, फिर डरते हुए दैत्य से कहता है, सर इंटरव्यू आज है। दैत्य अपने केबिन में लगी ग्लास वॉल से बाहर देखते हुए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए हाँ बोल दो, मैं इंटरव्यू देने आ जाऊंगा। करण को तो आज एक के बाद एक शॉक मिल रहे थे। वो शॉकिंग एक्सप्रेशन से दैत्य को देखने लगता है। वो खुद से कहता है, ये हमारे बॉस आज तक किसी को भी इंटरव्यू नहीं देते थे और आज इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर ऊपर देखते हुए, हे भगवान, लोग सही कहते हैं, इंसान शादी के बाद बदल जाता है, और यहाँ मेरे सामने जीता जागता उदाहरण है, मेरे बॉस शादी के बाद बदल गए। दैत्य उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। करण अपने दांत दिखाते हुए जल्दी से वहां से भाग जाता है। करण सिर्फ दैत्य का असिस्टेंट ही नहीं, उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। उन दोनों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई, यहाँ तक कि अपने स्कूल की पढ़ाई सब साथ में ही की थी। करण का अपना खुद का बहुत अच्छा बिजनेस है। वो दैत्य की सेफ्टी के लिए अपना बिजनेस छोड़कर आ जाता है और उसका पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसके बिजनेस और अंडरवर्ल्ड दोनों के काम देखता है। दैत्य के बहुत ज्यादा दुश्मन है, उसके ऊपर कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसलिए करण उसके साथ 24 घंटे साथ रहता है। दिव्या खुश होते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी, आपकी वजह से मेरी जॉब भी नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच सर। करण बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। दिव्या अपने फोन को घूरते हुए कहती है, ये कैसा इंसान है, मैंने इसे थैंक यू बोला, इसने जवाब ही नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। जैसा बॉस वैसा असिस्टेंट, वो अपने मुंह में हल्का गुस्सा लाते हुए बोलती है। दिव्या जल्दी से श्रेया को जाकर गले लगाते हुए कहती है, श्रेया तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरी वजह से मेरा इतना अच्छा काम हो गया, अब मैं उस डू का इंटरव्यू ले पाऊंगी। श्रेया उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछे, क्या तुम मिस्टर दैत्य से मिली हुई ही पहले? दिव्या को याद आता है, उसने जल्दी जल्दी मैं क्या बोल दिया। वो बात संभालते हुए कहती है, तूने ही तो अभी बताया था वो कितने एक्टिव हैं। फिर दिव्या वहां से जाते हुए श्रेया से कहती है, चल मैं मिस सूजी को एक खबर दे आऊं, पता नहीं मुझे जॉब से निकालने की पूरी तैयारी में होगी वो वहां से चली जाती है और मिस सूजी के केबिन के बाहर खड़े होकर नॉक करती है। अंदर से कम इन की आवाज आती है। दिव्या अपना मुंह लटका कर अंदर चली जाती है। मिस सूजी अपने मन में सोचते हुए कहती है, लगता है ये इंटरव्यू के लिए मिस्टर दैत्य को मना नहीं पाए, और मनाती भी कैसे, वो इसके बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है जो इसकी बात मान जाएंगे। दिव्या हल्का खुश होते हुए कहती है, मिस्टर दैत्य इंटरव्यू के लिए राजी हो गए हैं। मिस सूजी उसे शौक में मुंह खोले देखने लगती है। वो अपने शौक से बाहर निकल कर कहती है, क्या सच में मिस्टर दैत्य इंटरव्यू के लिए राजी हो गए या फिर तुम अपनी जॉब बचाने के लिए झूठ कह रही हो? दिव्या अपनी हंसी दबाए जल्दी से कहती है, नो नो मैम, मैं सच कह रही हूँ, मिस्टर दैत्य इंटरव्यू के लिए राजी हो गए हैं। दिव्या थोड़ी देर मिस सूजी के फेस को देखती है, फिर उस केबिन से बाहर निकल जाती है। वो अपनी चेयर में बैठकर खूब जोर जोर से हंसने लगती है। श्रेया उससे पूछती है, क्या हुआ यार, इतना क्यों हंस रही हो, क्या बात हुई अंदर? दिव्या श्रेया के कंधे में मारती हुई, यार पता है, वो सूजी मुझे ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ देख रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। फिर दोनों दोस्त ठहाके मार के हंसने लगती है। एक जंगल के बीचों बीच एक हवेली जैसा घर था, जिसमें एक भी लाइटें नहीं जल रही थी।
उस हवेली से आती हुई डरावनी आवाजें उस हवेली को और ज्यादा डरावनी बना रही थी। उस हवेली के अंदर एक किंग साइज चेयर में अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख कर बैठा था। वो अपने सामने पड़े इंसान को देख रहा था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अभी अभी उसके नाखून उसके हाथों से जड़ से अलग किए थे। वो दर्द के मारे कराह रहा था। वो इंसान अपनी चेयर से उठकर उस इंसान के पास जाता है और अपने घुटनों के बाल बैठकर उसके बालों को कस के पकड़कर उस इंसान का चेहरा ऊपर करता है और एक चाकू सीधा उसके गर्दन के आर पार कर देता है। फिर किसी साइको की तरह उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। शाम का वक्त, दिव्या आराम से कैंटीन से बाहर निकल रही थी। इतने में एक कार उसके सामने आ जाती है। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे जब फील होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो खुद को उस कार के बहुत करीब पाती है। दिव्या खुद से अपने मन में कहती है, अगर ये कार थोड़ा सा और आगे आ जाती तो मेरा काम खत्म हो जाता। फिर इस डेविल, राक्षस, ड्रैगन का इंटरव्यू कौन लेता। दिव्या गुस्से में उस कार के पास जाकर उस कार के शीशे मारते हुए कहती है, अबे वो दिखता नहीं है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी है तो किसी को भी ठोक दोगे क्या? मुझे ऊपर पहुंचाने का इरादा है क्या? आंखें हैं या बटन, दिखता नहीं है? अभी के अभी बाहर निकलो। वो गुस्से में कार में मारते हुए कहती है, अभी मुझे कुछ हो जाता फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती। फिर उस डेविल का इंटरव्यू कौन लेता? तुझे पता भी है वो कितना बड़ा डेविल है? वो गुस्से में ना जाने दैत्य को इतना कुछ बोले जा रही थी, बिना ये जाने कि अंदर बैठा शख्स कौन है और उसका क्या कर सकता है। उस कार का गेट खुलता है। उस कार से बाहर आते शख्स को देखकर तो दिव्या की बोलती ही है बंद हो जाती है। दैत्य कार से बाहर निकलकर दिव्या के बिल्कुल करीब खड़े होकर कहता है, क्या मैं तुम्हें डेविल लगता हूँ? तुम्हें पता नहीं ये डेविल है क्या चीज? दिव्या अपने गले में अटका थूक निगलते हुए कहती है, सॉरी मुझे लगा कोई और है। अभी मुझे कुछ हो जाता तो? वो हल्के गुस्से में कहती है, कुछ हुआ तो नहीं ना? वो बहुत आराम से जवाब देता है। फिर कहता है, और यह सब क्या हरकत थी? दिव्या अपना सर नीचे किए बहुत धीरे से कहती है, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाती तो फिर आपका इंटरव्यू कैसे होता और आप विधुर बन जाते। पहले दैत्य दिव्या की ऐसी बातों में उसे घूर के देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है, ये लड़की पागल है क्या, कुछ बोले जा रही है। फिर वो उसे हल्का डराते हुए कहता है, तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन तुम्हारे लिए जानलेवा ना हो जाए स्वीट कैंडी। कहीं तुम्हारे इस गुस्से के चलते मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना कर दूं जिसे तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। सो अपना गुस्सा संभाल के रखा करो। दिव्या को उसकी बात कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आई थी, लेकिन दैत्य की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा डर जाती है। दिव्या कुछ कहती इससे पहले मिस सूजी वहां आते हुए कहती है, मिस्टर दैत्य आप यहाँ? आप इतनी जल्दी? 1 घंटे पहले आ गए। आपका इंटरव्यू तो 6 बजे का है। दैत्य गुस्से में सूजी को घूरते हुए कहता है, तुम होती कौन हो मुझसे इतने सवाल करने वाली? दैत्य अग्निहोत्री अपनी मर्जी का मालिक है, मेरा जब मन करेगा तब मैं आऊंगा। सूजी जल्दी से कहती है, सॉरी सर मेरा यह मतलब नहीं था। वो आपने बताया नहीं और आप 1 घंटे पहले आ गए, इसलिए बस मैं पूछ रही थी। वो अपनी नजरें नीचे कर कहती है। दैत्य अंदर जाते हुए दिव्या से कहता है, तुम्हें मेरा इंटरव्यू चाहिए है तो सिर्फ तुम्हारे पास 15 मिनट है। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। दिव्या जल्दी से अंदर जाती है। वो दैत्य को इंटरव्यू रूम में बैठा कर मिस सूजी केबिन में चली जाती है। मिस सूजी उसे एक पेपर देते हुए कहती हैं, तुम्हें क्वेश्चन मिस्टर दैत्य से पूछना। दिव्या उस पेपर को देखते हुए कहती है, मैंने तो आपको दूसरे क्वेश्चंस दिए थे ना, उन क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है? सूजी दिव्या को देखते हुए कहती है, उस क्वेश्चंस को बॉस ने पास नहीं किया है, उन्होंने ये क्वेश्चंस दिए हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन मिस्टर दैत्य से पूछना है। दिव्या उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। सूजी अपने बालों को बड़े स्टाइल में पीछे करती है। उसके फेस में एक डेविल स्माइल थी, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली हो। दिव्या इंटरव्यू रूम में जाकर बैठ जाती है। वो दैत्य से कहती है, सर क्या मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूं? दैत्य हम में जवाब देता है। दिव्या बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना पहला क्वेश्चन पूछती है, सर न्यूज फैली हुई है आप अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है आपको लड़कों में। वो बोलते बोलते रुक जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन न्यूज लाइव थी तो उसे कंटिन्यू करना भी जरूरी थी। वो डरते डरते आगे कहती है, आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, आप गे है। वही दूसरे केबिन में बैठे उसके बॉस दिव्या का ऐसा क्वेश्चन सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं, इसे क्या हो गया, आज ये कैसी बात कर रही है? सूजी आगे कहती है, सर मैंने पहले ही कहा था ये नहीं कर पाएगी। अब मिस्टर दैत्य के गुस्से से इसे और हमें कोई नहीं बचा सकता।
दैत्य थोड़ा दिव्या की तरफ झुककर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, आई एम मैरिड। दिव्या दैत्य के ऐसे रिएक्शन और ऐसे जवाब देने से उसे कंफ्यूजन से देखने लगती है। वो खुद से ही कहती है, ये सरेआम अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या ये मुझे सबके सामने रिवील करेंगे? वो अपने ख्याल झटक देती और दैत्य से अपना दूसरा सवाल पूछती है, सर आपकी वाइफ कौन है? उनका क्या नाम है? आप उन्हें सबके सामने कब लेकर आएंगे? और सर आपने शादी कब की? दैत्य दिव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो उसके ऐसे सवाल पूछने से अपने मन में कहता है, मेरी स्वीट कैंडी तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गई है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आपके लिए इतना जानना काफी है, और वक्त आने पर आप सबको पता चल जाएगा, दैत्य अग्निहोत्री की मिस्टीरियस वाइफ कौन है। दूसरे केबिन में एक लड़का आते हुए कहता है, बॉस देखिए कितने लोग हमारी लाइव वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और हमारे चैनल की टीआरपी फर्स्ट नंबर में पहुंच गई, सिर्फ मिस्टर दैत्य के एक इंटरव्यू से। दिव्या दैत्य को देखते हुए कहती है, सर एक लास्ट सवाल, आपके बिजनेस इंडस्ट्री में इतने सारे राइवल्स हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? दैत्य बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है, जब तक डेविल शांत है, उसे शांत रहने दो, एक बार जाग गया तो तबाही आएगी। दैत्य की इतनी डरावनी लाइंस और डरावनी आवाज सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा डर जाती है। दैत्य एक बार दिव्या की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो डरते हुए हल्के कांपते हाथ दैत्य से मिलते हुए कहती है, थैंक यू सर फॉर दिस इंटरव्यू। दैत्य धीरे से दिव्या से कहता है, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, ऑफिस हॉर्स खत्म हो गए हैं, तो 10 मिनट के अंदर नीचे आओ। मिस्टर बजाज अपने केबिन से बाहर निकल कर दैत्य से कुछ बात करने के लिए आते हैं, लेकिन दैत्य बिना उन्हें देखे वहां से चला जाता है। दिव्या सूजी के पास जाकर, ये तुमने क्या किया है? तुमने ये क्वेश्चंस क्यों दिए मुझे? तुम जो मुझे इस ऑफिस से बाहर निकालने के लिए जो ये थर्ड क्लास पैतरे खेल रही हो ना, इसे बंद कर दो, समझी? दिव्या अपनी चेयर से अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है। श्रेया उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही है यार, सुन तो। वो दिव्या के कंधे में हाथ रखकर कहती है, तुमने तो आज कमाल कर दिया। वह भाई क्या बात है? दिव्या श्रेया से कहती है, यार मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो बिना श्रेया की बात सुने वहां से निकल जाती है। दिव्या जैसे ही ऑफिस के बाहर निकलती है, उसे सामने ही दैत्य की कार दिख जाती है, लेकिन उसका दैत्य के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो उसकी कार को इग्नोर कर आगे जाने लगती है। दैत्य दिव्या को आवाज लगाते हुए कहता है, स्वीट कैंडी कार में आकर बैठो। दिव्या उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगती है। मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। अब दैत्य की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। दिव्या जल्दी से कार में आकर बैठ जाती है। वो दैत्य की इतनी डरावनी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कार के गेट से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। दैत्य दिव्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास बिल्कुल सता लेता है। वो उसके आगे आते हुए बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या हुआ स्वीट कैंडी, तुम इतना डर क्यों रही हो? फिर उसके कान के पास जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहता है, डेविल कहा है ना तुमने मुझे, अब तुम्हें पता चलेगा ये डेविल क्या क्या कर सकता है। हम कहाँ जा रहे हैं? दिव्या बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। दैत्य कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर में उनकी कार एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकती है। दिव्या बड़े गौर से उस मेंशन को देखती है। उसमें बड़े बड़े अक्षरों से अग्निहोत्री मेंशन लिखा था। बड़ा सा गेट, गेट से जाती वो रोड, और रोड के बीच में वो फाउंटेन जिसमें परी का स्टैच्यू बना था, और थोड़ा दूर चलकर एक बड़ा सा मेंशन, जो संगमरमर के पत्थरों से बना था। उस मेंशन को देखकर लग रहा था वहां किसी की शादी हो। वो रात की चांदनी में और ज्यादा चमक रहा था। दैत्य कार के बाहर निकल जाता है। दिव्या भी अपनी साइड गेट खोलकर बाहर आ जाती है। दैत्य दिव्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर के जाने लगता है। दिव्या दैत्य को सवालिया नजरों से देखने लगती है। दैत्य उसकी नजरें खुद के ऊपर पाता है। वो बिना उसे देखे कहता है, स्वीट कैंडी मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, तुम्हें मुझे देखने का पूरा हक है, पर अभी वेट करो स्वीट हॉट, तुम हमारे कमरे में मुझे आराम से देख लेना। वो दोनों अब उस घर के हाल में खड़े थे, जहाँ अलग ही सीन चल रहा था। एक लड़की एक औरत के बगल में खड़े होकर कहती है, आंटी दैत्य मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, आपने कहा था वो मुझे शादी करेगा, वो किसी और से कैसे शादी कर सकता है? दिव्या वहां का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी वो लड़की दैत्य के हक कर कहती है, दैत्य तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जरा से झगड़े में किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? दैत्य उस लड़की को खुद से दूर कर पाता उससे पहले ही वो लड़की जमीन में पड़ी थी। दिव्या ने उसे दैत्य से अलग कर सीधा नीचे धक्का दे दिया था।
वो दैत्य को देखते हुए कहती है, सुनिए, आप जल्दी से जाकर नहा लीजिए और ये कोट दोबारा मत पहनिएगा, इसमें अब किसी और लड़की ने पकड़ा है। वो लड़की उठकर दिव्या को मरने वाली होती है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो उसका हाथ मोड़कर उसकी पीठ के पीछे लगाकर गुस्से में कहती है, सोचना भी मत, तुम जैसी चुड़ैल पिशाचिनी डायन को मैं अच्छे से जानती हूँ, जो दूसरे के हस्बैंड में अपनी नजर डालती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के पास आने की, उन्हें गले लगाने की? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई लड़की मेरे हस्बैंड के पास आए। अब तू मेरे हस्बैंड के पास आए या फिर अपनी इन आंखों से मेरे पति को देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगी, समझी? दैत्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो खुद से कहता है, ये लड़की कैसे सबको उटपटांग नाम दे देती है। दिव्या को फोन बजने लगता है। दिव्या दैत्य से कहती है, सुनिए, जरा मेरा फोन मेरे बैग से निकल दीजिए। दैत्य अच्छे पति की तरह फोन निकल कर दिव्या के कान में लगा देता है। दैत्य के इस एक्शन से सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं। दिव्या कहती है, हेलो श्रेया, मैं तुझे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अभी एक चुड़ैल पिशाचिनी डायन को सबक सिखा दूं, चल बाय।